हेलो, मैं रविंद्र कुमार। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो हम लोग बात कर रहे थे कि एनसीईआरटी का 12th क्लास का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर था सेकंड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हम लोग मैंने पहले भी बताया था कि ये चैप्टर जो है ये सबके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए जो पुबर्टी स्टेज में है, जिनके बॉडी में जो है वो चेंजेस आ रहा है, जिनके बॉडी में जो है जो टीनेजर्स हैं, उन सारे टीनेजर्स के लिए जो है ये चैप्टर बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो हम पहले भी बोले हुए हैं कि इस चैप्टर को उस हिसाब से नहीं पढ़ना है जैसे कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन करेंगे, मार्क्स आएगा, पास हो जाएंगे, बस उस तरह से जो है इस चैप्टर को हम लोग को नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर होल लाइफ, पूरे लाइफ टाइम जो है वो हम लोग को काम करने वाला है। इसमें हम लोग जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े हैं या पढ़ेंगे या आने वाला है, मिलने वाला है, उसका हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानने को मिलेगा, उनके एक्टिविटीज, नॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में जानने को मिल रहा है। तो ये चैप्टर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो टीनेजर्स एज में है या जो टीनेजर्स एज के बाद के जो ग्रुप हैं, उन सबके लिए जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारा चीज कवर भी किए हुए थे, बहुत चीज जो है कवर भी किए हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि बहुत इजी वे में जो है वो आपको समझा पाए, आपको बता पाए, और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन जो है वो समझा पाए। तो हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में कि इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग देख चुके हैं अब तक। इस चैप्टर में हम लोग पहले एक दो लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी बातें की हुई है, और उसमें से हम लोग क्या क्या जान चुके हुए हैं। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ चुके थे। तो ह्यूमन में जो जो जनन घटना हो रहा था उसके बारे में पढ़ रहे थे, उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। इसके अलावा नर जनन तंत्र का मुख्य प्राथमिक अंग जो होता है, जो प्राथमिक जनन अंग है, उस जनन अंग के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। नर और मादा में जो यौन आरंभ में बदलाव हो रहा था, उस बदलाव के बारे में भी हम लोग जान चुके थे। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके अलावा हम लोगों को और इसमें बहुत सारी चीज मिलने वाला है। जैसे मादा जनन तंत्र में हम लोग जब पढ़ेंगे तो मादा जनन तंत्र के में कौन कौन से अंग सम्मिलित हैं, उनके बारे में अध्ययन करने को मिलेगा। तो इनमें क्या क्या पढ़े हुए थे कि जो मादा, जो नर जनन तंत्र था और नर जनन तंत्र का जो प्राथमिक जनन अंग था, वृषण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इस पर हम लोग बात करते हैं। एक बार इस वृषण को एक बार फिर से देख लेते हैं। टेस्टिस के ऊपर बात किया था कि टेस्टिस जो है वो क्या था और कैसे, कहां पे होता है, इसकी अवस्थिति और लोकल टेस्टिस के अंदर क्या क्या था, इन सब के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने। तो फिर से एक बार हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं इसको। तो वृषण हम लोग पढ़े थे कि वृषण की लंबाई जो है वो करीब 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा था। ये 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई और करीब करीब 2 से 3 सेंटीमीटर जो है वो इसकी चौड़ाई थी। 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई थी। फिर हम लोग ये भी देखे थे कि वृषण जो है वो अंडे आकार का होता है, अंडाकार संरचना में होता है ये वृषण। और ये अंडाकार संरचना में जो वृषण था, ये वृषण कहाँ मिला था? तो जो उदर गुहा था, उदर गुहा के बाहरी भाग में एक छोटा सा पाउच था, एक थैली था। ये थैली 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था और इसी में जो है वो वृषण होता है। तो इसकी अवस्थिति पता चल गई थी कि ये कहां अवस्थित है। अब ये यहां अवस्थित है, रीजन क्या था? तो शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है, शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है, यानी इनमें जब शुक्राणु बनता है तो शुक्राणु बनता है शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर। इतने कम तापमान पर बन रहा होता है, इसलिए इसको जो है वो बाहरी हिस्से में रखा गया है, स्क्रोटम सैक में। जहां पे ये था उसको हम लोग कहते हैं वृषण कोश, इंग्लिश में बोल दिया जाता है स्क्रोटम सैक। फिर इसमें हम लोग ये भी देखे हुए थे कि वृषण के अंदर अगर झांक करके देखें तो वृषण के अंदर जो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कक्ष मिल रहे थे, और ये जो वृषण के अंदर ये छोटे छोटे कक्ष थे, इन कक्ष को कह दिया गया था वृषण पालिका। और वृषण पालिका के अंदर हम लोग ये बात की हुए थे कि वृषण पालिका के अंदर इसमें 1 से 3 के संख्या में बहुत ही ज्यादा कुंडलित नलिका मिल रहा था। और ये जो कुंडलित नलिका था, इसको, इस नलिका का नाम बताए हुए थे, जान रहे थे हम लोग, शुक्रजनक नलिका। और इस शुक्रजनक नलिका में अब इसके अंदर भी हम लोग देखे हुए थे
इसके अंदर क्या देखे हुए थे कि इसके अंदर जो था शुक्रजनक नलिका के अंदर जो था, तो इसके अंदर हम लोग को कोशिका मिला था, दो प्रकार का कोशिका, और उनमें से जो दो प्रकार की जो कोशिका थी, उस कोशिका में से एक कोशिका जो था वो क्या था, तो एक कोशिका को हम लोग बोले थे शुक्रजनक कोशिका, शुक्रजनक कोशिका, और या फिर इसका हम लोग एक और नाम दिए हुए थे, इसका एक और नाम था स्पर्मेटोगोनिया कोशिका, और दूसरा कोशिका जो था वो था सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। ये क्या करते थे, तो सर्टोली कोशिका को नर्स कोशिका भी कहा जाता है, और ये नर्स कोशिका या सर्टोली कोशिका जो है, ये नर्स कोशिका या सर्टोली कोशिका क्या करता है, तो इनको जो है वो पोषण देता है, पोषण देने का काम करवाता ये सर्टोली कोशिका। और शुक्रजनक कोशिका का क्या था, याद कीजिए, शुक्रजनक कोशिका क्या कर रहा था, तो इसमें होता था अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन जब होता तो ये शुक्रजनक कोशिका जो है वो बनाता था शुक्राणु, शुक्राणु जो है वो बनाता था शुक्रजनक कोशिका, और शुक्रजनक कोशिका को सर्टोली कोशिका पोषण देते थे। ये देखे थे, ये तो हम लोग शुक्रजनक नलिका के अंदर देखे हुए थे। शुक्रजनक नलिका के बाहर, दो शुक्रजनक नलिका के बाहर, दो शुक्रजनक नलिका के बीच में यहाँ कुछ कुछ कोशिका मिल रहा था, और जो कोशिका मिला था उसको हम लोग बोले थे लिडिक कोशिका, कि इसके पास लिडिक कोशिका होता है, और ये लिडिक कोशिका कह दिया जाता है, या फिर इसको अंतराली कोशिका कहते हैं। और ये जो खाली जगह था ना दो नलिका के बीच में, तो इसको हम लोग बोले थे अंतराली अवकाश, कि ये अंतराली अवकाश है, और अंतराली अवकाश में जो कोशिका है उसको अंतराली कोशिका कह दिया गया था, यानी इस लिडिक कोशिका को अंतराली कोशिका भी कहते हैं। और इस लिडिक कोशिका का काम क्या था, तो ये लिडिक कोशिका जो है ये पुंजन हार्मोन का स्राव करता था, ये स्राव करता था पुंजन हार्मोन, या इसी को एंड्रोजन भी कहे हुए थे, पुंजन या एंड्रोजन हार्मोन कह दिया जाता है। और एंड्रोजन का मुख्य हार्मोन जो है वो है टेस्टोस्टेरोन, जो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को, यानी जो यौनांग में बदलाव हो रहा था उस बदलाव के लिए भी रिस्पांसिबल है, और युग्मक जनन के लिए भी रिस्पांसिबल है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके ऊपर बात कर लिया था, वृषण के ऊपर बात कर लिया था, जो एनसीईआरटी में दी हुई थी उसके ऊपर हम लोगों ने बात की थी। अब क्या है कि कुछ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हम लोग बात नहीं किए हुए, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या क्या है, हाँ बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा जो नीट वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, वो नीट वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल नीट में ये आता है इस चैप्टर से, 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा रिप्रोडक्शन से। तो इन दोनों के लिए तो इंपॉर्टेंट था ही, और क्या के लिए इंपॉर्टेंट था, तो और हम एक बात बताए हुए थे कि ये लाइफ मतलब कि हम लोगों के लिए भी जरूरी है, जो यौन आरंभ में हैं उनके लिए भी जरूरी है। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हम लोग आगे ध्यान देते हैं कि क्या था ये सब जो था, ये जो कुछ भी देखने को मिल रहा था जो वृषण में थे। आपको पता है कि वृषण जो है ना, वो जब कोई नर भ्रूण गर्भावस्था में गर्भ में विकसित हो रहा होता है, तो ये वृषण कोष में नहीं बना होता है, ये वृषण उदर गुहा में बनता है, और गर्भावस्था के 7वें से 9वें महीना के बाद ये वृषण में आता है, वृषण कोष में आता है। वृषण कोष में जब ये आ रहा होता है, तो ये जिस रास्ते से या जहां से आ रहा होता है उस हिस्से को कह दिया जाता है वंचन नाल, जहां से ये आ रहा है। जैसे बात ये है कि ये एक्चुअली में बना क्या है, जो वृषण है वो वृषण बना हुआ है उदर गुहा में। ये हम लोग मान लेते हैं कि ये उदर गुहा का निचला भाग है, और उदर गुहा का जो निचला भाग है, इस निचले भाग में ही मिला था कि यहां वृषण होता है। अब है क्या कि यहां पे इस हिस्से में क्या होता है कि यहां एक नाल होती है, एक नलिकानुमा संरचना होता है, और ये नलिकानुमा संरचना जो है इसको कह दिया जाता है वंचन नाल। यह है वंचन नाल, इंग्लिश में बोल दिया जाता है इंग्यूनल कैनाल,
इंग्यूनल कैनाल। अब ये जो इंग्यूनल कैनाल है, इसी इंग्यूनल कैनाल से होकर के वृषण इस इंग्यूनल कैनाल से होकर के यहां वृषण कोश में आता है, सरकता है। तो वृषण इसमें नहीं बना है, वृषण बना है उदर गुहा में, और उदर गुहा से निकल करके उदर गुहा में बना, तो बनने के 7वें से 9वें महीने, गर्भावस्था के 7वें से 9वें महीने, ठीक, उस समय ये वृषण जो है वो वृषण कोश में सरकता है। दोनों के दोनों वृषण जो है वो वृषण कोश में सरक रहे होते हैं, नीचे आ रहा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों में से कोई एक वृषण या वृषण जो है वो वृषण कोश में आ ही नहीं पाया। सपोज कि इनमें से एक वृषण जो है, ये वृषण बाएं साइड का वृषण जो है वो नीचे आ जाता है, और ये जो दाहिना वृषण होता है, ये दाहिना वृषण आ ही नहीं पाता है, वृषण कोश में पहुंच ही नहीं पाता है। तो अगर कोई वृषण, दोनों में से कोई भी वृषण यदि इस वृषण कोश में नहीं आ पाया, तो इस वृषण को कह दिया जाएगा कि ये जो वृषण है इसको कह दिया जाता है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, ये एक मेडिकल कंडीशन है, और इस मेडिकल कंडीशन में होता यह है कि वृषण कोश में सरक ही नहीं पाया, आ ही नहीं पाया। तो वृषण अगर वृषण कोश में नहीं आ पाया, तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में, मेडिकल भाषा में, मेडिकल साइंस में उसको कह दिया जाता है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। अगर क्रिप्ट ऑर्किडिज्म हुआ, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म अगर होता है किसी मेल में, तो क्रिप्ट ऑर्किडिज्म के वजह से, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म के वजह से मेल में, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म के वजह से मेल में अगर ये टेस्टिस रह गया, उदर गुहा में रह गया, तो इसका तापमान जो है, इसका टेम्परेचर, इसका तापमान कहां रहेगा? इसका तापमान रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि वृषण कोश में इसलिए आ रहा है कि वृषण कोश का तापमान जो है वो शारीरिक तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और उसी कम तापमान पर जो है वो शुक्राणु बनता है। अब ये वृषण जो है वो रह गया है उदर गुहा में, और उदर गुहा का तापमान होगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस तापमान पर अगर शुक्राणु बनता भी है, तो शुक्राणु की जो गुणवत्ता होगी, क्वालिटी होगी, वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये शारीरिक तापमान पे बना हुआ है, वो सही तापमान उसको नहीं मिलने की वजह से इसमें कोशिका का गुणवत्ता या कोशिका जो भी होगा वो ठीक से नहीं बनेगा। ये कंडीशन हो जाता है। अब एक चीज और कि जो हम लोग ये देखे हुए थे कि जो नलिका था, शुक्रजनक नलिका, ये शुक्रजनक नलिका था, और शुक्रजनक नलिका के बीच में, शुक्रजनक नलिका जो थे, उस 2 शुक्रजनक नलिका के बीच में यहां कुछ कोशिका जो मिलता था, इस कोशिका को हम लोग क्या नाम दिए हुए थे? इस कोशिका को नाम दिए हुए थे अंतराली कोशिका, या इसी को हम लोग कहते थे लिडिक कोशिका। आपको पता है ये लिडिक कोशिका जो है, ये लिडिक कोशिका, इसका खोज जो है, जिसने इसके बारे में बताया था, उस वैज्ञानिक का, उनका नाम ही था लिडिक। उनका पूरा नाम था फ्रांस वॉन लिडिक। और ये वैज्ञानिक ने, इन्होंने पहली बार जो है, ये क्या पता लगाए थे? ये पता लगाए थे, इस लिडिक कोशिका के बारे में बताया। तो इनके नाम पर ही इस कोशिका का नाम पड़ गया लिडिक कोशिका। फिर ये देखते कि इसके अंदर जो है कुछ कोशिकाएं होती थी, जिनको हम लोग नाम दिए हुए थे सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। अब ये जो सर्टोली कोशिका है, इस सर्टोली कोशिका का जो खोज किए थे वो थे एनरिको सर्टोली। एनरिको सर्टोली नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इस कोशिका के बारे में बताया था
तो इनके सम्मान में ही, इनरिको सर्टोली के सम्मान में ही कोशिका का नाम दे दिया गया सर्टोली कोशिका। ये भी एक वैज्ञानिक थे। अब होता यह है कि जब ये आ जाता है ना, ये जब आ जाता है, इस पर हम लोग आते हैं कि जब ये सरकता है नीचे की तरफ, जब आता है तो नीचे की तरफ जब आएगा ना, तो ये वृषण जो है, ये वृषण क्या होता है कि वृषण उदर गुहा से जुड़ा हुआ रहता है, और उदर गुहा से जिस पेशी से जुड़ा होता है उस पेशी को कहा जाता है स्पर्मेटिक रज्जु। यह स्पर्मेटिक रज्जु क्या करता है कि नीचे की तरफ जो है वो पुश करता है, नीचे की तरफ धक्का देता है, और वृषण जो है वो उदर गुहा में सरक करके जो है वो आ रहा होता है। अब वृषण जो है उस वृषण के नीचे भी एक पेशी होती है, ऊपर वृषण होता है, वृषण को ऊपर से धक्का दिया जा रहा है स्पर्मेटिक रज्जु द्वारा, और नीचे से जो है वो एक और पेशी उसको खींचती है जिसको प्रणिदेशक कहा जाता है। प्रणिदेशक पेशी नीचे खींचेगा, स्पर्मेटिक रज्जु पुश करेगा। तो ये क्या होगा कि जो सर्टोली कोशिका है, ये सर्टोली कोशिकाएं एनरिको सर्टोली, जो कि एक इटालियन हिस्टोलॉजिस्ट थे। हिस्टोलॉजिस्ट मींस हिस्टो का मतलब होता है उत्तक, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी यदि आप उत्तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उसको कह दिया जाएगा हिस्टोलॉजी। तो ये इटली के थे, और इटली के होने के साथ साथ हिस्टोलॉजिस्ट थे। हिस्टोलॉजिस्ट थे मतलब कि ये उत्तक वैज्ञानिक थे, के द्वारा रिपोर्ट किया गया था। सबसे पहले सर्टोली कोशिका इनके द्वारा बताया गया, और इसीलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया, सर्टोली रख दिया गया। फिर लिडिक कोशिका कौन, तो फ्रांज वॉन लिडिक के द्वारा जो है ये खोज किया गया था, और ये जर्मनी के एनाटॉमिस्ट का मतलब वो वैसे वैज्ञानिक या वो व्यक्ति जो जानता हो शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में, उसको एनाटॉमिस्ट कर दिया जाता है। यानी ये क्या करते हैं, तो ये आंतरिक अंगों का अध्ययन करने वाले होते हैं। जो आंतरिक अंगों के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक होते हैं, या जो व्यक्ति आंतरिक अंगों का अध्ययन करेंगे, उनको कह दिया जाएगा एनाटॉमिस्ट। अब ये जो था वृषण, आमतौर पर मानव में बच्चे का वृषण गर्भावस्था के दौरान उदर गुहा में होता है, जिसे कि हम लोग बात किए थे। जैसा हम लोग ये देखे थे कि ये जो था ये बन कहां रहा था, तो ये बन रहा था उदर गुहा में, और उदर गुहा से नीचे की तरफ सरक रहा था, नीचे यानी आ रहा था वृषण कोश में। बना था उदर गुहा था, इस उदर गुहा में जो है वो बना हुआ था, यहां जो है वो वृषण थे, और ये वृषण सरक करके जो है वो नीचे आता था। अगर वृषण नहीं आ पाता नीचे, तो उसको हम लोग बोले थे कि ये क्रिप्ट ऑर्गेनिज्म की स्थिति है। तो वृषण जो है वो नीचे बनता है उदर गुहा में, बना होता है उदर गुहा में, और उदर गुहा में से ये सरक करके आता है नीचे। ये कब ऐसा होता है, तो ये जब नीचे आने लगेगा ना, यानी वृषण कोश में जब आएगा ना, उदर गुहा में बना और वृषण कोश में आएगा, तो ये कब होगा, ये 7वें से 9वें महीने के बीच होगा। गर्भावस्था के 7वें से 9वें महीने के दौरान ये क्या होता है, उदर गुहा से सरक करके नीचे आ रहा होता है। फिर ये वृषण गर्भावस्था के 7वें से 9वें माह के दौरान वंछन इंग्यूनल कैनाल से वृषण कोश में उतरते हैं या सरकते हैं। तो यहाँ एक नाल होता है, यहाँ एक नलिका जैसी संरचना होता है, जिस माध्यम से ये आ रहे होते हैं, वो होता है वंछन नाल इंग्यूनल। अब स्थिति क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, खास करके 5 वर्ष तक के बच्चों में, 5 वर्ष तक के बच्चों में होता यह है कि जब वृषण सरक गया है, वृषण मान के चलते हैं कि ये वृषण कोश में आ गया है। अब वृषण कोश में जब आया वृषण, तो हुआ क्या कि ये जो इंग्यूनल कैनाल था, ये वंछन नाल जो था, वो तो खाली हो जाएगा। अब ये वंछन नाल जो है खाली हो गया, अब इसके पास कुछ नहीं है। जो भी वृषण था, वो वृषण जो है वो सरक करके वृषण कोश में आ गया। कभी कभी क्या होता है बच्चों में कि इस वृषण नाल में या वंछन नाल में जो है, इस इंग्यूनल कैनाल में, यहाँ आंत्र का कुछ हिस्सा जो है, आंत का कुछ भाग जो है वो इसमें आकर के फंस जाता है।
आंत का कुछ हिस्सा जो है वो इसमें आकर के फंस जाता है। अगर वंशण नाल में आंत का हिस्सा फंस गया, आ गया, फंसा हुआ है, तो ये बाहर की तरफ जो है वो ब्लज आ जाएगा, ये फोड़े के जैसा बाहर की तरफ ब्लज आ जाएगा, ऐसे फुला हुआ हिस्सा मिलेगा, इस तरह का फुला हुआ शेप मिलेगा बाहर की तरफ। अब ये जो ब्लज बना ना, इस ब्लज के वजह से जो है यहाँ के टिश्यूज वगैरह डैमेज हो सकते हैं आंत का, क्योंकि ये आंत वाला हिस्सा जो है वो फंसा हुआ है। तो आंत का हिस्सा जो इसमें फंसा हुआ है, इस स्थिति में इसको कर दिया जाता है हर्निया। और ये हर्निया किस तरह का हर्निया है? तो ये हर्निया किसमें हो रहा है? वंशण नाल में हो रहा है, तो इसको कर दिया गया वंशण हर्निया। इंग्लिश में कर दिया जाएगा इंग्यूनल हर्निया। इंग्यूनल हर्निया कहलाएगा। तो जब कभी ऐसा हो कि वृषण कोश में आ गया, वंशण नाल खाली हो गया, तो खाली होने की कंडीशन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ बच्चों में आंत का हिस्सा जो है इसमें आकर के फंस जाता है। आंत का हिस्सा फंसने की वजह से उदर गुहा के बाहरी हिस्से में जो है फोड़ा जैसा आ जाएगा, ब्लड निकल जाएगा, और ये ब्लड जो आएगा ना, इसके अंदर से घाव बनना शुरू हो जाता है, और घाव बनने की स्थिति को कर दिया गया है हर्निया, वंशण हर्निया कर दिया जाएगा। वंशण नाल में फंसा हुआ है, वंशण में हुआ है ऐसा, इसलिए कर दिया गया है इंग्यूनल हर्निया कर दिया गया। अब जब ये खाली हो जाता है ना, तो क्या ये हमेशा खाली रहेगा? नहीं। शरीर का हिस्सा जब खाली होता है, कोई हिस्सा शरीर का अगर खाली हुआ, तो उस हिस्से में संयोजी ऊतक जो है भर जाते हैं। ये धीरे 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 जो इसमें क्या होने लगेगा? इसमें जमा होने लगेगा, भरने लगेगा संयोजी ऊतक। और ये जो संयोजी ऊतक भरेंगे, तो जब तक संयोजी ऊतक पूरी तरह से भरा नहीं है, या इसमें ऊतक तुरंत तो भरेगा नहीं, धीरे धीरे जो है वो ऊतक जो है इसमें जमा होना शुरू हो जाते हैं, संयोजी ऊतक। तो तब तक चांस रहता है कि इनमें आंत का कोई हिस्सा फंस जाए। मतलब ज्यादातर चांस होता है 5 वर्ष तक के बच्चों में, ज्यादा चांस रहता है 5 वर्ष तक के बच्चों में। उसके बाद जो है इसकी पॉसिबिलिटी जो थोड़ी कम हो जाती है, संयोजी ऊतक जो है कुछ भर जाता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो घट जाती है। और जैसे ये देखिए इमेज में, जैसे यहां हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा, इसको कर दिया गया इंग्यूनल कैनाल। ये इंग्यूनल कैनाल हो गया। अब ये जो इंग्यूनल कैनाल है, इस ये क्या है? तो इसको कह रहे हैं वंशण नाल। वंशण नाल, इंग्यूनल कैनाल हो गया। और इससे ये, इस हिस्से से जो है ये वृषण जो है वो नीचे की तरफ सरक रहा है। वृषण बना है उदर गुहा में, एब्डोमेन में है, उदर गुहा में है, और उदर गुहा से जो है वो नीचे की तरफ जो है वो सरक रहा है, नीचे की तरफ सरक रहा है। और नीचे की तरफ सरक करके तो जो है वो ये कहां आया? तो ये वृषण कोश में आया। और ये कब स्थिति हो गई ऐसी? 7वें से 9वें महीने के दौरान। अब जब आ गया, तो आने के बाद ये देख रहे हैं कि ये वंशण नाल जो है वो खाली हो गया। जब खाली हो जाएगा तो इसमें जो है वो संयोजी ऊतक भर जाएगा, ये वंशण नाल जो है वो बंद कर दिया जाता है। और जब तक वंशण नाल नहीं भरा है, तब तक चांस रहता है कि इसमें आंत का भाग फंस जाए। तो आंत का भाग अगर फंसा, तो ऐसे कंडीशन में हर्निया होता है, कि हर्निया की कंडीशन होता है। एक और क्या, जिसको क्या बोले? गुप्त वृषणता कहा जाता है, जिसको बोले क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, अनडिसेंडेड टेस्टिकल। ये क्या है? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म है, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। तो क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कब होगा? जब वृषण उदर गुहा से वृषण कोश में नहीं आ पाया, तो उस कंडीशन को कह दिया गया क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, मतलब गुप्त वृषणता। तो ये कब होगा? जब वृषण कोश में नहीं सरक पाता है, उस स्थिति में ऐसा होगा। और नहीं सरक पाया तो कहां गया ये? तो ये आया यहीं पे रह गया, उदर गुहा में ही रहा। अब उदर गुहा में ही अगर रह गया, तो युग्मक का निर्माण अगर हो भी जाता है, तो उनमें युग्मक की गुणवत्ता यानी शुक्राणु की गुणवत्ता जो है वो थोड़ी कम रहेगी। इस प्रॉब्लम को सिजेरियन मेथड से जो है वो ठीक किया जा सकता है। फिर प्रणिकेशन, अब ये देखो है क्या? जैसे उदर गुहा था,
अब इस उदर गुहा से जो ये वृषण थे, ये वृषण क्या हो रहा था कि वृषण नीचे की तरफ आ रहा था, यहां था टेस्टिस, वृषण कोश, इस वृषण कोश में सरक रहा था। वृषण कोश में जब सरक रहा है तब होगा क्या कि जब वृषण यहां आता है तो ये वृषण इस वृषण कोश के दीवार से जो है वो ऐसे पेशी से जुड़ी होती है, वृषण कोश की दीवार से पेशी से जुड़ा हुआ मिलेगा। जो भी वृषण है वो वृषण इस पेशी के द्वारा वृषण कोश से जो है वो जुड़ा हुआ है। अब ये जो जिस पेशी से यहां जुड़ा हुआ है ना, इस जिस पेशी से वृषण इसमें जुड़ा हुआ है उस पेशी को ही कहा जाता है प्रणिदेशक। प्रणिदेशक, उस पेशी को कह दिया जाएगा प्रणिदेशक, इंग्लिश में बोल दिया जाएगा ग्यूबरनाकुलम, जो वृषण कोश को जोड़े रखता है। किससे? वृषण कोश से जोड़े रखता है। अब वृषण इससे तो जुड़ा हुआ है ही, ये वृषण प्रणिदेशक से तो जुड़ा हुआ है ही वृषण कोश में। इसके अलावा ये वृषण इस उदर गुहा से भी जुड़ा हुआ है, और उदर गुहा से जिससे जुड़ा हुआ है, ये जिस पेशी से जुड़ा हुआ है उसको कह दिया गया है अस्पर्मेटिक रज्जु। तो दो पेशी हो गया, एक पेशी वो है जो क्या किए हुए है, वृषण को वृषण कोश में पकड़ करके रखा है, जोड़े रखा है, और दूसरा पेशी क्या है, तो दूसरा पेशी इसको जोड़ करके रखा हुआ है उदर गुहा से। ये अस्पर्मेटिक रज्जु जो है वो बीच से जो है वो खाली होता है। अब आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि ये जो अस्पर्मेटिक रज्जु होता है ना, इस अस्पर्मेटिक रज्जु से ही वृषण में इसमें जो है वो रक्त की नलिका आएगी, इसी से होकर के जो है शुक्र नलिका जो है वो जा रही होती है, इसी से होकर के जो है वो तंत्रिका कोशिका जो है वो आ रहे होते हैं। अस्पर्मेटिक रज्जु से ही होकर के शुक्र नलिका जा रही होती है, या रक्त वाहिकाएं, रक्त नलिकाएं, कोशिका, तंत्रिका कोशिका, ये सब जो है वो इसी से होकर के आ रहा होता है। तो उदर गुहा से जिस पेशी से जुड़ा हुआ होता है उसको कह दिया गया अस्पर्मेटिक रज्जु, और वृषण कोश की दीवार से जिस पेशी से जुड़ा हुआ है उसको कह दिया गया प्रणिदेशक, ग्यूबरनाकुलम। क्या है? प्रणिदेशक वृषण को वृषण कोश में लाने का कार्य करता है। वृषण कोश में लाने का कार्य करता है मतलब कि नीचे की तरफ खींचता है वृषण को नीचे की तरफ खींचेगा, और ऊपर से अस्पर्मेटिक रज्जु उदर गुहा से जुड़ा हुआ है तो ये अस्पर्मेटिक रज्जु ऊपर से नीचे की तरफ पुश करेगा, और ग्यूबरनाकुलम यानी प्रणिदेशक नीचे की तरफ खींच रहा होता है। तो ये टेस्टिस यानी वृषण ये नीचे आता है, उदर गुहा से सरक करके जो है वो नीचे आ जाता है, डिसेंड कर जाता है। अस्पर्मेटिक रज्जु जो उदर गुहा से जुड़े हुए हैं वृषण को उदर भाग से जोड़े रखता है। तो अस्पर्मेटिक, ये सब जो देख रहे हैं हम लोग वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम लोग एनसीईआरटी के बाहर देख रहे हैं। हाँ, नीट वगैरह का अगर तैयारी हम कर रहे हैं तो नीट में है क्या कि लगभग नीट में 95% से ज्यादा या 95% तक जो भी क्वेश्चंस आता है ना एनसीईआरटी का ही आता है, एनसीईआरटी का ही आता है। कुछ कुछ बातें हैं एनसीईआरटी में जो कि एक लाइन में ही लिख करके खत्म कर दी है, तो उस लाइन को जो हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में जान रहे हैं। ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर पार हो रहा है, ऊपर ऊपर बहुत पढ़ा रहा है। तो ये 95% क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी से ही आने वाला है, एकदम फिक्स है। अब इसके अलावा जो है कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो है हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि क्या हो सकता, क्या क्या है, और इनके बारे में जानना जो है थोड़ा हम लोगों को थोड़ा बहुत जो है जानकारी होनी चाहिए सब के बारे में, इसके बारे में। इसके अलावा एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा कि 11th 12th का जो एनसीईआरटी की बायोलॉजी है और एनसीईआरटी की जो केमिस्ट्री है ये बहुत अच्छी बुक है। ये दोनों नीट के पर्पस से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से ये दोनों बुक्स जो है, दोनों बुक में कौन कौन, एक एनसीईआरटी का बायोलॉजी जीव विज्ञान और दूसरा एनसीईआरटी का केमिस्ट्री। अब जब एग्जाम वगैरह में आएगा ना तो कई बार तो ये भी होता है कि एकदम इसका लाइन बाय लाइन कॉपी कर दिया जा सकता है, तो ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन बस एनसीईआरटी से ही आते हैं। हम लोग को लगता है कि कहां से पूछ दिया, सिलेबस में नहीं था।
हम लोग उसको देखे नहीं। अगर कोई बच्चा जो है वो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करता है तो 100% जो है वो एनसीईआरटी का केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर लाइन बाय लाइन करता है तो 100% तय है कि वो बच्चा नीट में सेलेक्ट होगा ही होगा, और बोर्ड एग्जाम में तो उसका अच्छा नंबर आएगा ही है। तो हम लोग एनसीईआरटी को ही देख रहे थे, बस इसमें थोड़ा कुछ एनसीईआरटी में जो एक चीज नहीं दिया हुआ है, ये अनअवेलेबल है, उस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर फोकस करना है, एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करना है, एग्जाम के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट वगैरह के लिए। ठीक, आगे देखिए। अब ये जो है वृषणकोश अनुप्रस्थ एवं लंबवत पेशी से बना होता है। वृषणकोश अनुप्रस्थ और लंबवत पेशी से बना होता है। अब वृषणकोश में अगर देखेंगे तो वृषणकोश में दो तरह का पेशी मिलेगा। एक पेशी जो है वो ऐसे मिलेगा, इसको कह दिया जाता है लंबवर्ध पेशी, या इसको कह दिया जाएगा क्रेमिस्टस मसल होते हैं, लंबवत है। और एक मसल जो है वो ऐसे होता है, अनुदैर्घ्य होता है। तो ये अनुदैर्घ्य पेशी जो है, ये अनुदैर्घ्य पेशी क्या करता है, तो ये दोनों पेशी, ये अनुदैर्घ्य पेशी को क्या बोले, इसको बोल दिए डार्टोश पेशी कहा जाएगा इसको। और ये जो पेशी है जो लंबवत है, इस पेशी को कह दिया जाता है क्रेमिस्टर पेशी। इन दोनों पेशी का काम क्या, ये क्रेमिस्टर पेशी क्या करता है, तो क्रेमिस्टर पेशी क्या और डार्टोस पेशी का काम है कि ये डार्टोस पेशी और क्रेमिस्टर पेशी जो वृषण है, उस वृषण के साइज को जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। साइज को मेंटेन करके रखते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि शुक्राणु का जनन जो है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम पे होता है। इतना कम तापमान चाहिए शरीर के तापमान से। तो वातावरण का तापमान बढ़ने के बाद हम लोग जो है वो समतापी हैं। तो हम लोग समतापी में तो वातावरण के तापमान से हम लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बाह्य त्वचा है वो हल्की फुल्की जो है वो ठंडी होती है। अब ठंड का मौसम आया तो ये वृषण जो है ठंड के मौसम में ये वृषण जो है वो सिकुड़ जाता है, ये उदर गुहा की तरफ सरकता है। और उदर गुहा की तरफ सरकता है तो उनको उदर गुहा की तरफ सरकने में ये दोनों पेशी जो है वो मदद कर रहे होते हैं। क्यों उदर गुहा की तरफ सरका है ये, तो उदर गुहा की तरफ सरकने का रीजन ये है कि उदर गुहा में इसलिए गया ये उदर गुहा का बाह्य वातावरण जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था, तो ये उदर गुहा की तरफ गया। उदर गुहा की तरफ गया तो उदर गुहा का औसत तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस। ये जो 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होना चाहिए था, इस तापमान को मेंटेन करने के लिए ठंड के मौसम में, ठंड के समय जो है इसका साइज, इसका आकार जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो ये वृषणकोश को गति करने में मदद कर रहे होते हैं। कौन? वृषणकोश का जो ये अनुप्रस्थ और लंबवत पेशी है, ये वृषणकोश को उसके साइज, उसके आकार को मेंटेन करने में मदद कर रहा होता है। दोनों पेशी क्या कर रहे होते हैं, तो दोनों पेशी वृषणकोश में स्थिति निर्धारित कर रहे होते हैं, मतलब उसका आकार वगैरह मेंटेन करने में जो है वो हेल्प कर रहा होता है। वृषण इसमें ही रहे इसलिए जो है इनको मदद कर रहा होता है। देखते हैं फिगर में क्या है। ये देख रहे हैं, ये कंडीशन क्या है कि स्थिति है कि जब नहीं आ पाया ये वृषण था और वृषण जो है वो नीचे की तरफ जो है वो सरक रहा है। जब वृषण नीचे की ओर नहीं सरक पाया तो इस कंडीशन को, इस स्थिति को कह दिया गया गुप्त वृषणता या क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कहा गया था। ये क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कह दिया जाता है जब वृषण उदर गुहा से वृषण कोश में नहीं आया, वृषण कोश में नहीं आ पाया। तो एक देख रहे हैं कि एक वृषण जो है वो यहां तो आ गया, एक वृषण यहां तो आ गया, लेकिन दूसरा वृषण जो है वो इसमें सरक नहीं पाया, इसमें आ नहीं पाया। तो जब दूसरा वृषण नहीं आ पा रहा है, वृषण कोश में नहीं पहुंच पाया है, उस स्थिति को कहे हुए हैं गुप्त वृषणता। यह है स्क्रोटम सैक, मतलब वृषण कोश।
वृषण कोश। और ये तो पेशी में हम लोग क्या देखें कि उसमें स्पर्मेटिक कोड देखे थे, ये स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड, ये स्पर्मेटिक कोड क्या कर रहा था? तो स्पर्मेटिक कोड का काम था कि ये वृषण को उदर गुहा से जोड़े रखता है, स्पर्मेटिक रज्जु। तो स्पर्मेटिक रज्जु क्या किया? इस वृषण को, ये जो वृषण है, इस वृषण को उदर गुहा से जोड़े रखा हुआ है। ये पूरा का पूरा स्पर्मेटिक रज्जु है, ये पूरा का पूरा स्पर्मेटिक रज्जु है। और इसी स्पर्मेटिक रज्जु में क्या क्या मिलेगा? तो इसी स्पर्मेटिक रज्जु में रक्त नलिका होता है। इसी स्पर्मेटिक रज्जु में शुक्र नलिका भी इसी स्पर्मेटिक रज्जु से होकर के गुजरता है। इसी स्पर्मेटिक रज्जु से तंत्रिका कोशिका जो है वो आ रहे होते हैं। यानी ये तीनों के तीनों स्पर्मेटिक रज्जु से होकर के ही जो है उदर भाग में प्रवेश करता है। तो स्पर्मेटिक रज्जु से जुड़ा हुआ रहता है। और थोड़ा दो तरह का पेशी हम लोग देखे थे, दो तरह का जो पेशी देखे थे उसमें से एक पेशी जो है उसको क्या बोला गया था? एक पेशी को कहा गया था डार्टोस पेशी। और डार्टोस पेशी जो है उसमें से एक पेशी था क्रेमेस्टर पेशी। तो डार्टोस पेशी और क्रेमेस्टर पेशी, ये दो पेशी थे। और इन दोनों पेशी का काम क्या होता था? तो वृषण को जो है उसके आकार या वृषण कोश में स्थिति को एक स्थिति बनाए रखने में का काम होता है। तो ये जो लंबवत पेशी देख रहे हैं, ये लंबवत पेशी को कर दिया गया है क्रेमेस्टर्स पेशी। और जो इस तरह से जो पेशी होगा, अनुदैर्ध्य स्थिति में होगा, उस पेशी को कर दिया जाएगा डार्टोस पेशी। ठीक है। और इसी डार्टोस पेशी के अंदर जो है वो क्या है? स्पर्मेटिक रज्जु है, यहाँ इसी से बना हुआ है स्पर्मेटिक रज्जु। और इसी में जो है वो क्या मिलेगा? रक्त की नलिकाएं मिलेंगी। इसी में जो है वो शुक्र नलिका मिलेगा, जिससे शुक्र नलिका से शुक्राणु अधिवृषण से जो है वो जा रहे होते हैं। इसी के अंदर जो है वो नर्वस सिस्टम मिलेगा। इसी के अंदर जो है वो लिम्फेटिक तंत्र यानी लसिका तंत्र भी जो है वो लसिका नलिका भी मिलेगा। इसी से होकर के जा रहा होता है, इसी से होकर के जा रहा होता है उदर गुहा। ठीक है। और आगे देखते हैं वृषण पट किसको बोले? देखिए वृषण जो है ना, ये वृषण दो भाग में ऐसे बटा हुआ है। वृषण दो भाग में बटा हुआ है। जैसे ये वृषण दो भाग में बटा हुआ है, दो भाग में बटा हुआ है। ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक कक्ष ये है वृषण कक्ष और दूसरा कक्ष ये हो गया। तो वृषण दो कक्षों में, वृषण कोश जो है वो दो कक्षों में बटा हुआ है। और ये जो दोनों कक्ष जो भाग में बांटा है, ये दोनों कक्षों को दो भाग में जो बांटा है उसको कर दिया जाता है वृषण पट। सेप्टम स्क्रोटाई का है, जो वृषण कोश को दो अलग अलग भाग में बांटे रखा है। तो इसमें जो वृषण पट होता है, ये वृषण पट क्या किया हुआ है कि वृषण कोश को तो है दो भागों में बांटा हुआ है। अब ये जो दो भाग में वृषण कोश बटा हुआ है ना, उसमें से एक भाग में ये और दूसरे भाग में दाहिना वृषण जो है वो रहेगा बाएं वृषण। तो इसको हम लोग क्या बोले? वृषण पट बोले। अब ये जो वृषण पट है, यदि वृषण पट अंदर से तो दो भाग में बटा हुआ है और अंदर से वृषण पट कह रहे हैं, अंदर से बोल रहे हैं कि इसको कह दिया गया है सेप्टम स्क्रोटाई। और ये सेप्टम स्क्रोटाई को अगर हम लोग बाहर से देखें, बाहर से देखने पर ये कैसा दिखता है? तो एक मस्कुलर लाइनिंग जो है वो दिखाई दे रहे होते हैं। और ये जो मस्कुलर लाइनिंग जो दिखाई दे रहा होता है, मांसपेशी लाइनिंग जो है, लाइन जो दिखाई दे रहा होता है, उसको कहा जाता है रैफे जो है वो दिख रहा होता है। बाहर की तरफ से एक लाइनिंग जो है वो दिखाई देगा वृषण कोश की।
और उस वृषण कोश की जो लाइनिंग है उस लाइनिंग को क्या कर दिया जाएगा, रैफे कर दिया जाएगा। तो रैफे बाहर की तरफ से रैफे और अंदर की तरफ से इसको कर दिए वृषण पट। एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी क्या होता है, पुरुष जनन तंत्र का अध्ययन जो है उसको कर दिया जाता है एंड्रोलॉजी। अब अगर किसी जंतु में किया जाता है, जंतु वगैरह में जो है वो किए जाते हैं, जैसे खेत वगैरह जोतने उतने के लिए जो है, प्लाविंग करने के लिए जो है क्या किए जाते हैं कि जो नर पशु होते हैं उनके ये वृषण जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अगर कभी ऐसा हो कि वृषण जो है वो हटा दिया गया है, तो वृषण हटा दिया गया, पूछिएगा दादा वगैरह जो अगर पुराने जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जानते हैं होंगे कि इस वृषण कोश को अगर हटा दिया जाए तो वृषण कोश से जो है वो हार्मोन का स्राव हो रहा होता है। इस वृषण कोश से वृषण को जो है वो हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और रिमूव करने की जो प्रक्रिया है उसको कर दिया गया है आर्किडेक्टॉमी। आर्किडेक्टॉमी कर दिया जाता है। आर्किडेक्टॉमी क्या है, तो एक या तो एक वृषण को या फिर दोनों वृषण को अगर वृषण कोश से हटा दिया जाता है तो उसको कर दिया जाता है आर्किडेक्टॉमी। वृषण सघन आवरण से ढका होता है। यही बस लाइन, ये जो सघन आवरण है ना, ये 3 आवरण है। इसमें जो सघन आवरण है वो 3 आवरण है, उस जिसमें से एक है वृषण कंचुक, ठीक है, वृषण कंचुक। ये जैसे वृषण को अगर हम लोग देखें तो वृषण का एक अस्तर जो है वो बाहर होता है, बाहर से वृषण जो है वो ढका हुआ है। एक अस्तर जो है वो इसके अंदर के तरफ होगा, अंदर के तरफ होगा। ये तीनों अस्तर को जो है ना, ये तीनों अस्तर को जो है सामूहिक रूप से कंचुक कहा जाता है। इंग्लिश में कह दिया जाता है ट्यूनिका। कंचुक कहा जाता है या ट्यूनिका कहा जाता है। और इन्हीं तीनों अस्तर से जो है ये घिरा हुआ है, उसी को एनसीईआरटी में सघन आवरण के रूप में बताया गया है कि सघन आवरण से घिरा होता है। एक्चुअली में ये जो सघन आवरण है वो किसकी बात की जा रही है, कंचुक की बात की जा रही है। कंचुक के बारे में कहा जा रहा है, टूनिका के बारे में कहा जा रहा है, जिसमें जो मध्य वाला हिस्सा होता है ये वृषण कंचुक होते हैं, टूनिका एल्बुजिनिया होता है। और बाहर का जो होता है वो बाहर का होता है टूनिका वैजिनलिस, ठीक है, वैजिनलिस। और जो अंदर की तरफ होता है वो होता है संवहनी कंचुक। 3 अलग अलग कंचुक जो है वो देखने को मिलेगा, टूनिका वैजिनलिस, वृषण कंचुक, श्वेत कंचुक जिसको टूनिका एल्बुजिनिया भी कहें, और तीसरा संवहनी कंचुक। ये क्या होगा, वृषण कंचुक जो है ये बाहर वाला है, वृषण कंचुक बाहर मिलेगा। वैस्कुलोसा सबसे आंतरिक स्तर है, आंतरिक स्तर होगा। और श्वेत कंचुक जो है ये श्वेत कंचुक मध्य स्तर है। अब इसमें क्या होता है ना कि ये वृषण कंचुक जो है ना, ये वृषण कंचुक 2 स्तर से बना होता है। वृषण कंचुक एक अंदर की तरफ टूनिका एल्बुजिनिया यानी श्वेत कंचुक की तरफ रहेगा। ये श्वेत कंचुक अगर मान के चले कि ये श्वेत कंचुक है, तो एक जो वृषण कंचुक का स्तर है वो श्वेत कंचुक की तरफ रहेगा, टूनिका एल्बुजिनिया की तरफ रहेगा, और एक हिस्सा जो है वो बाहर की तरफ रहेगा, बाहरी हिस्से में। तो ये 2 स्तर का बना होता है। ये दोनों स्तर मिल करके तब जाकर के बनता है वृषण कंचुक, वृषण कंचुक होता है। अब ये दोनों स्तर जो है, इन दोनों स्तर के बीच में कुछ जो है वो उत्तक द्रव भरे होते हैं, और जो उत्तक द्रव यहां भरा होता है ना, उस उत्तक द्रव को कह दिया जाता है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल कहा जाता है। यह हाइड्रोसिल जो है ये उत्तक द्रव है। कभी कभी क्या होता है कि वृषण कोश में चोट लगने की वजह से, या सोते समय जो है वो पैर से जो है वो दब गया, या फुटबॉल वगैरह खेलने में, कोई गेम वगैरह खेलने में, या गिर गए, उस स्थिति में अगर कभी चोट लग जाए तो हो सकता है कि इस हाइड्रोसिल का अमाउंट जो है वो बढ़ जाए, उत्तक द्रव का अमाउंट जो है वो बढ़ सकता है। अगर हाइड्रोसिल का अमाउंट बढ़ा तो हाइड्रोसिल के अमाउंट के बढ़ने की वजह से जो वृषण कोश सामान्य आकार से, हाइड्रोसिल के बढ़ने की वजह से इसका आकार जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये भी हो सकता है कि जिस हिस्से में चोट लगा, जैसे दाहिने वाले भाग में अगर चोट लगा है तो दाहिना वाला हिस्सा जो है वो ज्यादा फूला हुआ रहेगा, क्योंकि इधर जो है हाइड्रोसिल ज्यादा है।
और बायां वाला में हुआ तो बायां वाला हिस्सा जो है वो ज्यादा खुला हुआ रहेगा। मतलब ये क्यों ऐसा हुआ है, एक्चुअली में ये द्रव जो था ना इसकी मात्रा बढ़ी हुई है, हाइड्रोसिल की मात्रा ये पहले से ही रहता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हाइड्रोसिल हो गया, हुआ नहीं, अरे यार वो पहले से ही था। इसको यहां इसलिए दिए हुए हैं कि जब कभी ये वृषण अपने आकार को निश्चित करेगा, ये अपने आकार को चेंज करेगा, बदलेगा, तो उस समय जो घर्षण होगा ना उस घर्षण को कम करने के लिए जो है वो हाइड्रोसिल दिए हुए। दूसरा, शॉक एब्जॉर्ब करेगा। अब किसी अगर फ्लूइड को, कोई द्रव को बैलून वगैरह में भर करके अगर उसको दीवार पर रख के मारे तो चोट जो है वो नहीं लगेगा, चोट बहुत कम लगेगा या नहीं के बराबर होगा। क्यों होगा कि जो उसमें द्रव रखे थे, पानी वानी रखे थे, वो सब जो है वो शॉक एब्जॉर्ब कर लिए, वो शॉक एब्जॉर्ब कर लिए। तो हाइड्रोसिल दिए हुए हैं, ये शॉक एब्जॉर्ब भी करेगा, ताप को नियत रखेगा। इसके अलावा जो है जो घर्षण वर्षण हो रहा है उस घर्षण को जो है वो कम करेगा। जो शरीर बनाए हैं, चाहे जो भी बनाए हैं, वो बहुत सोच समझ करके बनाए हैं, बहुत ज्यादा सोच समझ के। जहां मनुष्य जो है वो बहुत, अब हम लोग जान रहे हैं ना, मेडिकल साइंस डेवलप हुआ तब हम लोगों को पता चला। नहीं तो सोच के देखिए कि ये असर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं या जिसके बारे में जान रहे हैं वो कितना माइंडेड होगा, कितना बड़ा मस्तिष्क होगा उसका, जो ये सब सोच करके पहले ही सोच करके बना दिया। वो घर्षण की बात बहुत पहले ही सोची होगी, अब हम लोग फिजिक्स वगैरह में पढ़ रहे हैं घर्षण का। तो क्या कहें, तो अभी हम बताएं कि वृषण के बाहर जो वृषण पट था ये बाहर से जो है वो दिखाई देता है। ये क्या था, वृषण पट बाहर से दिखाई देता है, और वृषण पट जो बाहर से दिखाई देता है उसको कह दिया जाता है रैफे के रूप में दिखाई देता है। ये हो गया वृषण कोश, और वृषण कोश को जो दो भाग में बांटा है, ये वृषण पट हुआ, और वृषण पट जो बाहर से दिख रहा है उसको कह दिया गया रैफे। ठीक है, और 3 आवरण मिला कि 3 अस्तर मिला। 3 अस्तर में क्या मिला, ये देखो, टुनिका वैजनलिस। टुनिका वैजनलिस का नहीं मतलब है वृषण कंचुक, और वृषण कंचुक जो है वो 2 अलग अलग स्तर से बना हुआ है, 2 लेयर बने हुए हैं। एक है विसरल लेयर और एक है पैरेटल लेयर। पैरेटल लेयर मतलब कि ये बाह्य स्तर है, और विसरल लेयर जो मतलब कि ये अंतः स्तर है। तो 2 स्तर है वृषण कंचुक का, अंतः वृषण कंचुक स्तर और बाह्य वृषण कंचुक स्तर। और इन्हीं दोनों के बीच में जो है वो फ्लूइड भरा हुआ है, इसी के अंदर जो है वो द्रव भरा हुआ है। फिर वृषण में हम लोग क्या देखे थे कि उसमें बहुत सारा कुंडलित नलिका होता है, जिसको शुक्रजनक नलिका कहे थे। और ये शुक्रजनक नलिका जहां पे होता है उस जगह को, उस कक्ष को कह दिया गया था, उस कक्ष को कहा था वृषण पालिका। इस सब वृषण पालिका से जो नलिका है वो सब शुक्रजनक नलिका एक जालनुमा संरचना बनाएगा, जिसको कह दिया जाएगा रेता नलिका। आगे तो तीनों कंचुक का क्या है, सबसे पहले वृषण कंचुक। यह 3 परतों में से सबसे बाहरी परत है। तीनों परत, जो 3 परत हैं, वृषण कंचुक, श्वेत कंचुक और संवहनी कंचुक, वो तीनों में से सबसे बाहर है, जो वृषण के कैप्सूल आवरण का निर्माण करता है, और इसमें हाइड्रोसिल द्रव भरा होता है। हाइड्रोसिल कहां द्रव भरा हुआ है, तो ये 2 स्तर में बना हुआ है। एक जो है वो अंतः स्तर है, जो अंदर की तरफ किससे, इस वृषण श्वेत कंचुक से जो है वो श्वेत कंचुक की तरफ रहेगा, और एक जो है वो बाहर की तरफ से, और इन्हीं दोनों बाह्य और अंतः स्तर के बीच में यहाँ द्रव भरा हुआ है, हाइड्रोसिल भरा हुआ है। श्वेत कंचुक वृषण कंचुक के नीचे, ये इस कंचुक के ठीक नीचे सफेद रेशेदार उत्तक की एक घनी परत है। यह वृषण की मध्य परत है, और इसके वजह से है कैसा, सफेद रेशेदार उत्तक। तो इनके वजह से जो वृषण का रंग है वो वृषण का रंग हल्के सफेद गुलाबी हो जाता है, हल्का सफेद गुलाबी रंग का हो जाता है। किसकी वजह से, ये इसी की वजह से। और इसी स्तर से श्वेत कंचुक से ही नर का, मादा का अंडाशय भी चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। मादा अंडाशय भी इसी स्तर से घिरा होता है, श्वेत कंचुक से ही घिरा होता है। संवहनी कंचुक, यह वृषण की संवहनी परत है। संवहनी मतलब परिसंचरण के लिए उत्तरदायी होता है, यानी इसमें आपको मिलेगा रक्त नलिका, यह सबसे आंतरिक परत है, सबसे अंदर की तरफ रहेगा।
इसमें रक्त वाहिकाओं का जाल होता है जो रक्त परिसंचरण में मदद करेगा, और वृषण में रक्त परिसंचरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो 3 वो एनसीईआरटी का एक जो लाइन था कि वृषण जो है वो सघन आवरण से घिरा हुआ है, उस सघन आवरण का मतलब यही है। सघन आवरण का मतलब ही 3 स्तर है, और ये सघन आवरण का जो 3 स्तर है वो कौन कौन सा स्तर हो गया? तो एक हो गया वृषण कंचुक जो सबसे बाहर है, दूसरा हो गया श्वेत कंचुक जो बीच में है, और तीसरा हो गया श्रमवहनी कंचुक जो सबसे अंदर है, जिसके पास रक्त नलिका है और रक्त परिसंचरण के लिए उत्तरदायी है। श्वेत कंचुक जो है ये सघन आवरण से भरा होता है, रेशेदार परत है, और ये जो है वृषण कंचुक जो है वो बाहर है, शॉक एब्जॉर्ब करने में हाइड्रोसिल वगैरह जो है वो भरा हुआ है। ठीक है, कि अभी जो अब तक हम लोग जो देखे एनसीईआरटी के बाद, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है नहीं, तो एनसीईआरटी में खोजने की कोशिश मत कीजिएगा, ये मिलेगा नहीं एनसीईआरटी में। हाँ, हम लोग बात इसलिए बता रहे हैं, इसके बारे में थोड़े बहुत जानकारी जो है हम लोगों के पास होना चाहिए। बाद में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई जनरल स्वास्थ्य में इन सब मसल का कुछ ना कुछ काम होता है। अब कोई व्यक्ति कोई बोल रहा है हाइड्रोसिल हो गया, हाइड्रोसिल बढ़ गया। हाइड्रोसिल बढ़ गया का मतलब क्या है? हाइड्रोसिल बढ़ गया है का मतलब है कि जो द्रव भरा हुआ था ना इसमें वृषण कंचुक में, उसकी मात्रा बढ़ गई। ये हाइड्रोसिल हो गया है ये गलत है। हाइड्रोसिल पहले से ही था, हो नहीं गया है, पहले से ही था। गर्भावस्था में जब वृषण बन रहा होता है और जब उसके आवरण तैयार किए जा रहे होते हैं, तब से ही ये हाइड्रोसिल जो है वो उपस्थित होता है। ये अब नहीं आया है। कोई 12 साल का उम्र हो गया है और तब कह रहा है कि 12 साल में अगर उसको किसी व्यक्ति को हो गया अगर हाइड्रोसिल, किसी नर को अगर हाइड्रोसिल है मतलब वो पहले से ही है, जन्म से ही है, ये नहीं कि 12 साल होने के बाद उसको हुआ है, नहीं हुआ। तो कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं जो हम शेयर करते रहेंगे आपसे। तो आज के लिए जो है आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे कि वृषण में क्या क्या असमानताएं हो सकती हैं। तो एक सब असमानता तो देख लेंगे हम लोग कि ऑर्किडिज्म हो सकता है, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म हो सकता है। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म में वृषण सरक नहीं रहा था वृषण कोश में। टेस्टिकुलर भी हो सकता है, टेस्टिकुलर कैंसर भी हो सकते हैं। ये कुछ असमानताएं हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे नर सहायक जनन नलिका, कि नर में कौन कौन सी सहायक जनन नलिका है, उनका काम क्या क्या होता है, उसके बारे में। तब तक के लिए